जी बस, क्या आप जानना चाहते हैं कि दीवानी मुकदमा कैसे लड़ा जाता है? तो ये 12 पॉइंट्स पर मुश्तमिल वीडियो आपको पूरा दीवानी मुकदमा लड़ने का तरीक़ेकार बता देगी। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आपको बर वक़्त पहुँच सके। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले दावा लिखा जाता है जिसे कहते हैं प्लेन ड्राफ्टिंग। अब उस प्लेन को ड्राफ्ट करने के लिए आपको वो सारे फैक्ट्स दरकार हैं जिसके तहत आपको दावा अदालत में ले जाना पड़ा। उन फैक्ट्स को दावे पेपर पे ड्राफ्ट करके जज का नाम लिख के साथ सपोर्टिव एविडेंस लगा के फाइल कवर में लगाना, ये कहते हैं प्लेन ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर लिया जाता है। दूसरा स्टेप है हमारे पास कोर्ट में केस दायर करना। उस केस को सीनियर सिविल जज साहब की अदालत में दायर किया जाता है। जो सीनियर सिविल जज साहब उस केस को किसी भी सिविल जज को, अब सिविल जज की 3 दर्जा बंदियाँ हैं, सिविल जज दर्जा अव्वल, सिविल जज दर्जा दोम, सिविल जज दर्जा सोम। बामुताबिक वैल्यू ऑफ द सूट, कितनी क्वांटिटी, कितनी वैल्यू के सूट को किस जज के पास भिजवाया जाना है, इसके बारे में मैं आपको एक अलहदा वीडियो बना के दूंगा कि दर्जा अव्वल जज कौन से केस संभाल करता है, दर्जा दोम और सोम की कैटेगरी कौन कौन सी केस में जाती हैं। ये स्टेप पूरा होने के बाद केस अदालत में समाअत के लिए लग जाता है, मार्किंग हो जाती है। सिविल जज साहब इसको अब प्रिलिमिनरी स्टेज पे देखते हैं केस को और इब्तदाई बहस समाअत करते हैं काउंसल कंप्लेनेंट से, या जिसे प्लेंटिफ कहेंगे। अब प्लेंटिफ की काउंसिल की तरफ से जो आर्गूमेंट कोर्ट में दिए जाएंगे, जो सबूत साथ लगे होंगे, अदालत उसके साथ 3 चीज़ों को कंसिडर करेगी कि क्या जुरिसडिक्शन मेरी बनती है, क्या जो रिलीफ मांग रहे हैं अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनता है और इसके अंदर लीगल रिलीफ, इसका इनको रिलीफ मिल क्या सकता है। इनको कंसिडर करने के बाद अदालत स्टे एप्लीकेशन की तरफ जाती है जो कि हमारा 5वां फैक्टर है। अब स्टे एप्लीकेशन इंटरम रिलीफ है। प्लेंटिफ हमेशा सिविल कोर्ट में जब दावा दायर करता है साथ ही इंटरम रिलीफ की एप्लीकेशन दायर करता है कि मुझे फलां इंटरम रिलीफ चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी में कोई और शख्स ना घुस जाए, या प्रॉपर्टी बिक ना जाए, या कोई मुझे इसके साथ एहतमाल है कोई मेरे से अप्रीहेंशन हो जाए, तो कोर्ट से वो इंटरम रिलीफ की सदा करते हैं जिसे कहते हैं स्टे एप्लीकेशन। तो उसको बहस सुनने के बाद अदालत उस स्टे एप्लीकेशन को डिसाइड कर देती है ऑन द स्पॉट, ऑन द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस। ये इंटरम एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है। अगर रिलीफ ग्रांट करना है अदालत ने तो वो स्टेटस को का ऑर्डर जारी कर देते हैं, और अगर उन्होंने रिलीफ ग्रांट नहीं करना तो उसको डिसमिस कर देते हैं या मेन केस में नोटिस कर देते हैं, जो कि हमारा छठा फैक्टर जिसे कहते हैं समनिंग ऑफ द रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट, या जिसे कहते हैं नोटिसिंग टू द डिफेंडेंट। अब जब नोटिस जारी करने का अमल है, इसमें अदालत की तरफ से हुक्मनामा जारी हुआ जाता है कि ये दावा दायर हुआ है हमारी अदालत में और इस दावे में एक क्लेम बनाया है प्लेंटिफ ने, तो डिफेंडेंट को तलब करके उन्हें कहा जाता है कि आप अपना डिफेंस दाखिल करें अदालत में। अदालत आपको बुलाती है, अगर अपना डिफेंस दाखिल करना चाहते हैं तो उस तरीके में मुकर्रर तरीके में हाजिर आ जाएं, बसूरत दीगर वो कार्रवाई आपके खिलाफ एक तरफ अमल में लाते हुए दावे को आगे चलाते हैं। अगला स्टेप आ जाता है हमारा रिटन स्टेटमेंट। जब मुद्दा अलैद अदालत में हाजिर आ जाता है तो वो अपना रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने का जवाब रखता है, मौका लेता है। अदालत उसको उसका जवाब दावा दाखिल करने का मौका देती है। उसको जवाब दावा देने के बाद स्टेप अगला 8वां आर्गूमेंट ऑन द स्टे एप्लीकेशन, कि वो जो इंटरम रिलीफ प्लेंटिफ ने लिया था, जो मैंने आपको 5वें स्टेप में अर्ज किया है, उसको अदालत अब 8वें स्टेप में डिस्कस करती है कि आप बताएं इस पर आपको रिलीफ में हमने दिया इंटरम, तो उस पर दोनों पार्टीज़ के कोएब सुनते आर्गूमेंट सुनने के बाद उसको कन्फर्म कर देती है तो या फिर डिसमिस कर देती है। तो ये स्टेप, अब इस ऑर्डर के खिलाफ भी आगे हम अब अपीलेट फोरम में जा सकते हैं, इस पे भी आपको मैं अलहदा अर्ज करूँगा। अब जब आर्गूमेंट कंप्लीट हो गया, अदालत ने सुन लिए दोनों फ्रीकैन के, तो फिर अदालत स्टे पे डिसाइड करने के बाद पार्टीज़ को कह दिया, इशू फ्रेम कर दिए कि कौन सी चीज़ किस पार्टी ने साबित करनी है। अब 2 पार्टीज़ हैं ए और बी। ए को कहते हैं प्लेंटिफ, बी को कहते हैं डिफेंडेंट। अब प्लेंटिफ के ज़िम्मे जोन जोन से कवायफ आए हैं, जो जो चीज़ें साबित करनी है वो प्लेंटिफ ने साबित करनी है। आगे उनको कहते हैं OPP, ओनर्स टू प्रूव ऑन प्लेंटिफ, वो अदालत ने इशू फ्रेम में लिख देना है। और दूसरी तरफ OPD, ओनर्स टू प्रूव ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट, ये दोनों पार्टी के ज़िम्मे लगा दें। लिस्ट ऑफ विटनेस मांग लेनी है, दोनों अफ्रीकों ने 7
दिनों के अंदर-अंदर अपनी गवाहान की फ़हरिस्त दाख़िल करनी है अदालत में, ताकि वो केस को आगे चला सकें, जिसके बाद अगला स्टेप आ जाता है एविडेंस। अब जो गवाहान की फ़हरिस्त दाख़िल की गई है, पहली बारी मुद्दई लोग फ़रीक़ी आनी है, उन्हें अपने गवाहान पेश कर देने हैं कि मेरे ये गवाह हैं जो मेरे इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं और मैं अपने दावे को साबित करने के लिए ये गवाह पेश करता हूँ। जिसके साथ ज़ुबानी व दस्तावेज़ी दोनों शहादतें पेश कर सकता है मुद्दई। अदालत उसको तफ़सील से लिखने के बाद मुद्दा अलैह के कौंसल को जिरा का हक़ देती है, जो उसके इस गवाहान के पेश करने पे उन एविडेंस को दाखिल करने के ऊपर जिरा कर सकता है। और यही स्टेप इस तरह फिर डिफेंडेंट साइड पे जाएगा कि जब प्लेंटिफ साइड की एविडेंस खत्म हो जाएगी, फिर डिफेंडेंट एविडेंस दाखिल करेगा और एविडेंस के साथ उसके वो भी क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। जी, बाद डिफेंडेंट एविडेंस अदालत को कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दाखिल करनी है तो दोनों फ़रीक़ैन के कौंसल ज़बान दाखिल करते हुए अपने फाइनल आर्गूमेंट दाखिल करते हैं, जो कि 11वां पॉइंट है। जजेस दोनों कौंसल्स को आर्गूमेंट का पूरा मौका देती है। वो अपना पूरे केस एविडेंस की रोशनी में सबूतें देने के बाद अपने हक़ में दावा डिग्री करने के लिए मुद्दई और खारिज करने के लिए मुद्दा जज से अर्ज़ कर देता है। और आखिरी स्टेप है बार-बार जिसे कहते हैं फाइनल प्रोनौंसमेंट और फाइनल जजमेंट। अब अदालत जब गवाहान के बयानों के बाद फाइनल आर्गूमेंट सुनने के बाद केस को डिसाइड करने पे आ जाती है, तो वो कानून के मुताबिक जो हमारी बड़ी आला अदालतों के फ़ैसला जात हैं उसकी रोशनी में जो भी फ़ैसला उनको बेहतर लगता है अदालत जज कर सकता है एज़ पर लॉ, वो केस को डिसाइड कर देता है। तो ये वो 12 स्टेप थे जिसके तहत एक सिविल केस को अदालत में समाअत के लिए फ़िक्स किया जाता है और फ़ैसला किया जाता है।